आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रादेशिक लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जल किसी निकास या सागर में नहीं जाता, अपितु आंतरिक भाग में झीलों अथवा आंतरिक सागरों में मिल जाता है। शुष्क प्रदेशों की अनेक नदियां जो हैं वो अस्थायी नदियां हैं और वो उनका जल सूखकर लुप्त हो जाता है, जिन्हें हम आंतरिक अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। इस आधार पर एशिया के अपवाह तंत्र को हम 5 अपवाह तंत्रों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आर्कटिक महासागरीय अपवाह, आर्कटिक ओशन ड्रेनेज। ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एशिया का सर्वाधिक विस्तृत अपवाह क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत एशिया का लगभग 1/3 क्षेत्रफल सम्मिलित किया जाता है। महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित इस अपवाह क्षेत्र की नदियों का जो उद्गम है वो मध्य एशिया के उच्च भूमियों, पर्वतों और झीलों से है, जहाँ से ये नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और आर्कटिक सागर में गिरती है। इस अपवाह तंत्र में कुल 3 नदियां हैं, ओब, येनिसी और लीना। इनकी जो गणना है विश्व की बड़ी नदियों में की जाती है, क्योंकि इनकी लंबाई, ओब की लंबाई 3880 किलोमीटर, येनिसी की 3354 किलोमीटर और लीना की जो लंबाई है वो 4220 किलोमीटर की है। इंडिगिरिका, कोलिमा, याना आदि छोटी नदियां हैं जो लीना के पूर्व में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। आर्कटिक महासागर में वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ से ढका रहता है और जिनमें गिरने वाली जो नदियां हैं वो मुहानों तक जब पहुंचती है तो उसके पहले ही उसका जो जल है वो समतल भूमि पर फैल जाता है, जिसके कारण वहाँ पर बड़े बड़े दलदल बन जाते हैं। लंबी जो शीत ऋतु जो है वो क्योंकि उच्च अक्षांशों में है, तो लंबी शीत ऋतु के कारण इन नदियों के मुहाने जो हैं वो वर्ष के अधिकांश महीनों में हिम से जमे होते हैं और यहाँ पर कोई बंदरगाह नहीं है, क्योंकि वर्ष के अधिकांश महीनों में तो जमा रहता ना, और यही कारण है कि इन नदियों का कोई व्यापारिक महत्व नहीं है। अब हम सेकंड जो अपवाह तंत्र है, प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र, ये पढ़ेंगे। इस अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभाग सम्मिलित किए जाते हैं, जहाँ की नदियाँ मध्य एशिया की पर्वत श्रेणियाँ या उच्च पर्वतीय क्षेत्रों या उच्च भूमियों से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं, प्रवाहित होती हैं और अंततः प्रशांत महासागर में गिर जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर इन अपवाह तंत्र, इन नदियों में आमूर, हांगो, यांगतिसिकांग, सिकियांग, मिकांग, मीनाम आदि प्रमुख है। उसूरी, अरगुन, शिल्का, सुगारी
आदि आमूर की सहायक नदियां हैं, यानी उसूरी, अरगुन, चिल्का, सुंगारी, ये आमूर नदी की सहायक नदियां हैं। वीहू और फेनहो ये हांगो की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यांगटीसी-क्यांग की सहायक नदियां हान, मिन, कान, चार्लिंग, सियांग आदि है। इन नदियों के जो अपवाह हैं वो वृक्षाकार और आयताकार दोनों ही प्रकार के हैं। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जलोढ़ निर्मित उपजाऊ मैदान और डेल्टा इन्हीं नदियों से निर्मित है, जो कि कृषि के लिए उपयुक्त हैं। सिंचाई और परिवहन के लिए इन नदियों का बहुत महत्व है। चीन के विशाल उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हांगो तथा इसकी सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेपण से ही हुई है। प्रायः मार्ग परिवर्तित करते रहने के कारण हांगो नदी में प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में भयंकर बाढ़ें आती है। इसी कारण हांगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। यांगटीसी-क्यांग चीन की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 5120 किलोमीटर है और इसका डेल्टा चीन का सबसे घना बसा हुआ डेल्टा है। अब तीसरा अपवाह तंत्र है हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र। हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र का विस्तार टर्शरी युग की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप से लेकर थाईलैंड, मलाया प्रायद्वीप तक है। इन अपवाह की प्रमुख नदियां दक्षिण पश्चिम में एशिया में दजला और फरात, जिसे टिग्रिस और यूफ्रेटस कहा जाता है। दक्षिणी एशिया में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इरावदी, साल्विन और चिंदविन नदियां हैं। दजला और फरात नदियां अरारात पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, फारस की खाड़ी में गिरती है। खाड़ी में गिरने से पूर्व ये दोनों नदियां परस्पर मिल जाती है, जिससे एकल धारा का निर्माण होता है और इस एकल धारा को शतल अरब के नाम से जाना जाता है। इस समय ये नदी जो है वो शतल अरब के नाम से जानी जाती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियां हैं जो हिमालय के उत्तर से निकलती है और हिमालय के आर पार बहती हुई दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। सिंधु की सहायक 5 नदियां नाम नोट कर लीजिए: सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब का जल लेकर दक्षिण की ओर बढ़ती है और अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी हिमालय की पर्वत श्रेणियों से निकलती है, जो दक्षिण और पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो मुहाने पर पहुंचने से पहले, यानी समुद्र में, महासागर में गिरने से पहले गंगा नदी में मिल जाती है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में नर्मदा, ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां दक्षिणी भारतीय नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। इरावदी नदी म्यांमार के मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। सभी नदियों ने अपने छोटे और बड़े आकार के भौमिकीय संरचना के अनुसार जलोढ़ मैदानों के निर्माण किए हैं, के लिए अत्यंत उपजाऊ है। इराक में दजला और फरात का दोआब, जिसे मेसोपोटामिया का मैदान कहा जाता है, उपजाऊ मैदान है और यहाँ पर प्राचीन सभ्यताओं के उद्गम स्थल भी रहे हैं। उत्तरी भारत का विशाल मैदान सिंधु और गंगा और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है। हिमालय के उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली कुछ नदियां सिंधु,
काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र आदि को छोड़कर सभी नदियां अनुवर्ती प्रकार की है, जो धरातल के ढाल के अनुसरण करती हुई बहती है। अब फोर्थ है भूमध्य सागरीय अपवाह। यह अत्यंत लघु अपवाह क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत भूमध्य सागर में गिरने वाली छोटी छोटी नदियां सक्रिय बेसिन में सम्मिलित किए जाते हैं। इस अपवाह क्षेत्र के भूमध्य सागर के किनारे किनारे सक्रिय भू क्षेत्र पर पाई जाती हैं, जो कि छोटी छोटी नदियां भूमध्य सागर में गिरती हैं। इन नदियों का आर्थिक महत्व बहुत ही कम है। टर्की के धरातल से पठार से निकलने वाली मनीसा, मैंडरीज तथा सीरिया की ओंटेरियो आदि नदियां प्रमुख नदियां हैं भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र की। और लास्ट अपवाह तंत्र है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। इस अपवाह क्षेत्र का विस्तार एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग में 80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पश्चिम में अनातोलिया के पठार से लेकर पूर्व में मंचूरिया तक पाया जाता है। इस क्षेत्र की नदियों को जल मुख्यतः वर्षा और हिम के पिघलने से प्राप्त होता है। जिन नदियों को पर्याप्त जल प्राप्त हो जाता है वे कुछ दूरी तक प्रवाहित होती है और झीलों या आंतरिक सागरों में गिर जाती है। इसी प्रकार कुछ नदियां जो हैं वो शुष्क रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार की कोई भी नदी नहीं है जो सागर तक पहुंचती है। मध्य एशिया के उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सर दरिया और आमू दरिया अरल सागर में गिरती है। इली नदी बालकश झील में गिरती है और अन्य अंतःप्रवाही नदियां जो है तारिम, खोतान, चू आदि उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार हमने आज एशिया के अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन किया है। कल हम एशिया की जलवायु का अध्ययन करेंगे।